दोस्तों हाल ही में मैंने सेवंथ डे नाम की एक मूवी देखी है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सैमंदर जी ने। IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.9 आउट ऑफ 10 और आप इस फिल्म को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो कि 1 करोड़ 75 लाख रुपयों की वजह से बुरी तरीके से एक केस में फंस जाते हैं। अब पुलिस चोरी ये सब कुछ क्या मामला है और आखिरकार ये पैसे किसने चुराए, ये देखने के लिए आपको आज की मूवी देखनी होगी। इस मूवी के अंदर हमें भर भर के ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो कि हर एक थोड़ी देर में आपको हैरान कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें क्रिसमस की रात को दिखाया जाता है जहां पर पार्टी में IPS डेविड मौजूद होता है। वो हमें बताता है कि उसे ये शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लाइट्स, क्रिसमस, फेक हैप्पीनेस, ये सब कुछ दिखावा है। ये सारी दिखावे की चीजें उसे बिल्कुल भी रास नहीं आती। ऐसा कहते हुए वो उस बार से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। अब उसके सामने बाइक पर सवार दो लड़के जा रहे होते हैं। यहाँ डेविड अपनी कार के शीशे में पीछे से आ रही गाड़ी को देख रहा होता है और तभी अचानक वो सामने वाली बाइक को ठोक देता है जिससे कि उन दो लड़कों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें उन दो लड़कों का नाम पता चलता है। एक का नाम होता है शान और दूसरे का नाम होता है वेणु। वेणु के सर पर चोट लगने की वजह से उसके सर से खून बहने लगता है और ये दोनों डेविड के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो जो कि पीछे से हमारी गाड़ी को ठोक दिया? क्या तुम्हें देखकर गाड़ी चलाना नहीं आता? तो डेविड उन्हें सॉरी कहता है और ये भी कहता है कि यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो वो दोनों लड़के पहले तो मना करने लगते हैं लेकिन फिर उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी जिससे कि वो आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए वो डेविड के साथ चलने के लिए मान जाते हैं। डेविड उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ हॉस्पिटल में वेणु की ड्रेसिंग वगैरह की जाती है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि अभी उसे आराम की जरूरत है, आप उसे थोड़ी देर की बाद मिल लीजिएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक नर्स आकर बताती है कि वेणु नाम का पेशेंट यहाँ से भाग गया है। तो ये बात सुनकर शांत तो हैरान हो जाता है, उसे अपने दोस्त की फिक्र होने लगती है। डेविड उसे कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढते हैं, यहाँ के मेन रास्ते से जाते वक्त किसी न किसी ने उसे देख लिया होगा। तो ये दोनों वहाँ पर जाकर उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं लेकिन वहाँ पर किसी ने भी उस लड़के को नहीं देखा था। तो यहाँ पर डेविड के पूछने पर शान बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उसके ऑफिस का एक फार्म हाउस है और वो वहीं पर रहता है। डेविड उससे पूछता है कि क्या तुम और तुम्हारा फ्रेंड किसी मुसीबत में हो, वरना तुम्हारा फ्रेंड अचानक से ऐसे हॉस्पिटल से भाग क्यों गया? शान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने हमारी गाड़ी को ठोक दिया इसलिए हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई, आप हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। डेविड कहता है कि मैं IPS डेविड हूँ और वो भी क्राइम ब्रांच से, लेकिन फिलहाल सस्पेंड हूँ, इसलिए तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। लेकिन अब ये बात सुनकर शान की तो फट जाती है और वो शांत रहकर उसकी कंपनी के दिए हुए फार्म हाउस पर उसे छोड़ने के लिए कहता है और डेविड उसे अपनी गाड़ी से वहां पर छोड़ देता है। उसके बाद वो फिर से उसी बार के पास आता है और वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी उसे अपनी गाड़ी के अंदर वेणु का वॉलेट गिरा हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर वेणु के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं। अब उसके अगले सीन में हम किसी घर में वेणु को देखते हैं जो कि रोते हुए अपना सुसाइड लेटर लिख रहा होता है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ और इस मुसीबत से बाहर निकलने का बस यही रास्ता मुझे नजर आ रहा है। ऐसा कहकर वो अपने फोटो को जला देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी वाटरफॉल से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले दिन डेविड वेणु का एड्रेस ढूंढते ढूंढते उसके घर पर पहुंचता है लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। उसे वहां पर पता चलता है कि वेणु ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है और उसकी लाश बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ये लोग वहां पर पहुंचे थे। अब ये बात सुनने के बाद डेविड सीधा शान के घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि शान के घर में सब कुछ तोड़फोड़ हो चुकी है। डेविड उससे कहता है कि कल रात ही मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी मैं तुम्हारे दोस्त के घर से ही आ रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त वेणु ने आत्महत्या कर ली है। और अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर शान के तो होश उड़ जाते हैं। फिर डेविड कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, चलो अब मेरे तरीके से पूछताछ करने से पहले तो मुझे सारी बात बता दो कि यहाँ पर मामला क्या है। तो दोस्तों शान यहाँ पर अपनी सारी कहानी बताने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेणु, शान और उसके दोस्त मतलब कि एबी, सैम और जेसिका, ये सभी दोस्त मिलकर बहुत ही हंसी खुशी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। एबी और जेसिका ये दोनों अनाथ होते हैं।
सैम के पिताजी की बहुत बड़ी जमीन थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो जमीन बिक गई थी और अब पैसे कमाने के लिए वो छोटे मोटे काम कर रहा होता है। और शान के बारे में तो हमें पता ही है कि वो एक जर्नलिस्ट है। वेनु का एक कंप्यूटर क्लब होता है और एबी के बारे में बात करें तो वो इन सब का लीडर है और इन सब में चालाक भी हुई होता है। इस तरह से अब ये सभी लोग शान के मामा के घर पर रह रहे होते हैं। आज उसके मामा का बर्थडे होता है, लेकिन उसका मामा रात को एक लड़की को लेकर आता है और ये देखकर सभी लोग बर्थडे छोड़कर हंसने लगते हैं। मतलब कि मामा के तो यहाँ पर अलग ही शौक चल रहे हैं। खैर, अब एक दिन सुबह सुबह वेनु जब नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसकी बहन उसे फोन लाकर देती है। कॉल उठाने पर उसे एक बहुत ही शॉकिंग खबर मिलती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने कैफे में पहुंच जाता है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर विक्टर और उसकी टीम वेनु के ऑफिस में तलाशी ले रहे होते हैं। वेनु उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। वो लोग वहाँ पर तोड़फोड़ कर देते हैं। वो ऑफिसर से कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। ऑफिसर विक्टर उसे कहता है कि थोड़ी देर रुको, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी पुलिस को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए अब पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब वेनु ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताता है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि पुलिस तो ऐसे बिना कुछ सोचे समझे पूछताछ नहीं कर सकती और उन लोगों ने हम में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। देखते हैं बाद में क्या होता है। तो अब रात में वेनु अपने घर पर बैठा होता है और तभी अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है और उसके बाद उसे अपने माँ और बहन की चिल्लाने की भी आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाता है और अपने घर में इधर उधर देखने लगता है, तो उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वो आदमी तुरंत ही उसके सामने आता है और उसके सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने चार्ली नाम का एक गुंडा बैठा था। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे 1,75,00,000 रुपए चोरी हो जाए तो तुम क्या करोगे। चार्ली कहता है कि मैं तो उस आदमी को ढूंढकर मार डालूंगा और तुम भी वही करोगे। तो बताओ क्रिस्टोफर के 1,75,00,000 रुपए कहाँ है। अब यहाँ पर वेनु को तो इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता कि ये पैसे किसके हैं और वो पैसे कहाँ पर है। ये चार्ली क्या बोल रहा है। फिर चार्ली कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। अगर तुमने इतने समय में पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे जान की गारंटी मैं नहीं ले सकता। इस तरह से धमका कर चार्ली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वेनु तुरंत अपने दोस्त शान और एबी से जाकर मिलता है और उन्हें बताता है कि कुछ गुंडे मेरे घर पर आकर 1,75,00,000 रुपए की मांग कर रहे थे। वो आदमी कह रहा था कि क्रिस्टोफर नाम का कोई आदमी है जिसके पैसे मैंने चुराए हैं, लेकिन मैं तो किसी क्रिस्टोफर को नहीं जानता। अब एबी और शान भी ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। तभी वहाँ पर सैम आता है और ये सब कुछ सुनने के बाद वो बताता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, वो पैसे मैंने ही लिए थे। तो ये सुनने के बाद उसके दोस्त उसे डांटने लगते हैं कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए और उन पैसों को तुमने कहाँ पर रखा है। सैम बताता है कि कुछ दिन पहले रात को मैं और वेनु क्लब गए थे और वहां से अपने घर पर आ रहे थे। तभी ऑफिस से निकलते वक्त सैम को पैसों से भरी हुई बैग मिलती है। वो वेनु के साथ घर पर तो जाता है, लेकिन सैम फिर से चुपचाप ऑफिस में आता है और वो बहुत सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब ये लोग उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने उन पैसों को कहाँ पर छुपा कर रखा है, हम उन पैसों को जल्दी से उन्हें लौटा देते हैं और ये मैटर क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद सैम उन लोगों को एक टी फैक्ट्री के पास लेकर जाता है, क्योंकि उसने पैसों की बैग वहीं पर छुपाई थी। लेकिन दोस्तों जब ये सभी लोग उस बैग को ओपन करके देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये सभी लोग मिलकर सैम को डांटते हैं, मारते पीटते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि पैसे यहाँ पर है। तो शाम कहता है कि नहीं नहीं, पैसे यहीं पर थे, लेकिन अब कहाँ पर है मुझे पता नहीं। इस तरह से अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वेनु कहता है कि हम लोग पुलिस को सच सच बता देते हैं, लेकिन एबी कहता है कि नहीं, ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें ही जिम्मेदार ठहराएगी और इस केस में हमें ही फंसाएगी। इससे अच्छा ये है कि हम लोग कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, हम भी छुप जाते हैं और हमारे फैमिली को छुपा देते हैं। मेरे दोस्त की एक फैक्ट्री है, हम वहीं पर जाकर छुपते हैं और वेनु के परिवार को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देंगे ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे। तो अब ये सभी लोग मिलकर इस प्लान पर एग्री हो जाते हैं। लेकिन जब रात को शान और वेनु ये छुपने के लिए जा रहे थे तो तभी अचानक चार्ली और उसके लोग उनकी गाड़ी को ठोक देते हैं। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है और वेनु वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए शान उस पुल से कूद जाता है। वहाँ नीचे नदी थी तो वहाँ पर वो भी गायब हो जाता है। उसके बाद अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शान को वेनु एक जगह पर मिलता है। उससे क्रिसमस वाली रात को ये दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी डेविड की गाड़ी उससे टकरा जाती है। उनका एक्सीडेंट होने की वजह से वेनु को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वेनु हॉस्पिटल से भाग जाता है और आगे क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर ये सारी बातें
शान ऑफिसर डेविड को बताता है। तो डेविड कहता है कि ठीक है, अब तुम घबराओ मत, यहाँ से मैं इस केस को हैंडल करता हूँ कि वो पैसे किसके हैं और तुम लोगों को इस केस में किसने फंसाया। अब उसके अगले दिन डेविड शान के दोस्तों के बारे में पता करने के लिए एबी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ अनाथ आश्रम में सिस्टर वेरोनिका से पूछताछ करने पर वो उसे बताती है कि अब यहाँ पर वेणु के दोस्त एबी और जेसिका ये दोनों ही नहीं है, वो दोनों तो कुछ दिन पहले ही अपना सामान लेकर यहाँ से चले गए। एबी ने मुझे बताया था कि वो और जेसिका एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि वेणु और जेसिका ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और यहाँ पर तो एबी और जेसिका ये दोनों क्रिसमस वाली रात को भाग गए थे। और दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये थी कि क्रिसमस वाली रात को ही वेणु ने आत्महत्या की थी। तो अब यहाँ पर एबी के साथ जेसिका क्यों भाग गई, ये हमें कहानी में थोड़ी देर में पता चलेगा। उसके बाद ऑफिसर डेविड वेणु के घर पर जाता है और उसकी माँ से पूछताछ करता है। उसकी माँ उसे बताती है कि कुछ दिनों से वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। कुछ दिन पहले वो किसी लड़की के साथ फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसने क्या बात की और वो लड़की कौन थी ये मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है, ऐसा कहकर ऑफिसर डेविड वहाँ से चला जाता है। घर पर आने के बाद डेविड इसी केस के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे वेणु के डॉक्यूमेंट्री कार्ड पर एक नंबर और हॉस्पिटल का एड्रेस मिलता है और उसके अगले ही दिन वो उस हॉस्पिटल में पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ हॉस्पिटल में पूछताछ करने के बाद डेविड को ये पता चलता है कि वेणु इस हॉस्पिटल में 6-7 बार आया था। अब हम यहाँ पर फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोई अनजान बंदा ब्लड का सैंपल लेकर उसे चेक करने के लिए यहाँ पर आया था और वही अनजान व्यक्ति किसी मॉर्चरी के गेट कीपर को पैसे दे रहा होता है। खैर, अब दोस्तों उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो कि शहर को छोड़कर कहीं बाहर जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पर ऑफिसर विक्टर सैम को पकड़ लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड शॉन के सभी दोस्तों को भी पकड़ लेता है। और दोस्तों, यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। यहाँ पर हमें उस क्रिसमस की रात को क्या हुआ था ये सब कुछ पता चलता है। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर एबी उस क्रिस्टोफर से बचने का एक प्लान बनाता है कि वो दुनिया के सामने वेणु को मरा हुआ साबित कर देंगे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है वेणु के कैफे से वो सारे पैसे गायब हुए थे और अगर टेंशन में आकर वेणु आत्महत्या कर ले तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था कि कोई अनजान बंदा ब्लड सैंपल लेकर हॉस्पिटल जा रहा था और वहां पर मॉर्चरी के गेटकीपर से भी बात कर रहा था, तो यहाँ पर हमें ये शॉकिंग बात पता चलती है कि वो अनजान बंदा और कोई नहीं बल्कि वेणु होता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों वेणु उस हॉस्पिटल में जाकर अलग अलग ब्लड सैंपल को ले जाकर टेस्ट कर रहा था। वो वहाँ पर लगातार 6 दिन 6 सैंपल लेकर गया था, लेकिन 7th डे पर मतलब कि क्रिसमस वाले दिन ही उसे जो चाहिए था वो ब्लड सैंपल मिल जाता है। और दोस्तों, ये ब्लड सैंपल और किसी का नहीं बल्कि उसका खुद का ही होता है। अब इस 7th डे पर वेणु आत्महत्या का नाटक करता है और वेणु ने उस मॉर्चरी से सेम ब्लड ग्रुप वाले एक डेड बॉडी का इंतजाम कर लिया था। उनका प्लान ये था कि वो सेम ब्लड ग्रुप वाले इंसान को यानी कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान की डेड बॉडी को ले जाकर उस वाटरफॉल वाली जगह से फेंक देंगे और ब्लड ग्रुप सेम होने की वजह से वो लोगों को कुछ पैसे देकर उस डेड बॉडी को वेणु की डेड बॉडी साबित कर देंगे। अब मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि उस डेड बॉडी की कंडीशन बहुत ही खराब थी, उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, लेकिन ब्लड ग्रुप सेम होने की वजह से ऐसा दिखाना बहुत ही आसान था कि वो डेड बॉडी वेणु की ही है। अब दोस्तों, यहाँ पर शॉकिंग बात ये होती है कि ऑफिसर डेविड वेणु जेसिका सैम को तो पकड़ लेता है, लेकिन एबी अभी तक लापता होता है। अब डेविड उन लोगों के ऊपर प्रेशर डालता है कि सच सच बताओ कि क्रिसमस वाली रात क्या हुआ था और एबी कहाँ पर है। तो अब डर के मारे जेसिका डेविड को सारी सच्चाई बताने लगती है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है इस कहानी का पहला ट्विस्ट। जब एबी और वेणु मॉर्चरी से उस O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान की डेड बॉडी को लेकर आए थे, तो यहाँ पर हमें एबी का असली रूप दिखाई देता है। उसके इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो नकली पैसे वेणु के कैफे में मिले थे वो 1,75,00,000 रुपए उन नकली पैसों को एबी ने ही वेणु के ऑफिस में रखा था ताकि नकली पैसे रखने के जुर्म में पुलिस वेणु को पकड़ ले। लेकिन उससे पहले ही रात को सैम ने वो पैसे देख लिए थे और पुलिस को वहां पर पहुंचने के एक रात पहले ही उसने वो पैसे कहीं दूसरी जगह पर छुपा दिए थे। इसलिए सैम की वजह से एबी का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था और दुनिया के सामने वेणु को मरा हुआ साबित करने का प्लान एबी का ही था। वेणु के सुसाइड नोट लिखने का आइडिया भी एबी का ही था ताकि वो ये नाटक करते वक्त सचमुच में वेणु को उस वाटरफॉल से धक्का देकर मार डाले और इस नकली आत्महत्या को असली आत्महत्या का रूप दे दे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एबी ने ये सब कुछ क्यों किया। दरअसल दोस्तों, एबी बचपन से ही जेसिका से प्यार करता था, लेकिन दोस्तों जेसिका तो वेणु को लाइक करती थी, जिस वजह से एबी वेणु को अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि जेसिका उसकी हो सके।
अब उस वक्त एबी वेनु को वाटरफॉल से धक्का देने ही वाला था, लेकिन इतने में वहां पर जेसिका और सैम पहुंच जाते हैं। और अब उन लोगों को यहाँ पर एबी की सारी सच्चाई पता चल गई थी, जिस वजह से जेसिका अपने बचपन के दोस्त एबी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। उसके सारे दोस्त एबी को भला बुरा कहने लगते हैं कि तुमने इस बात के लिए हम दोस्तों को धोखा दिया, वेनु को मारने की कोशिश की। और अब ये सब कुछ देखकर एबी इस गिल्ट को सहन नहीं कर पाता और वो खुद ही उस वाटरफॉल से कूदकर अपनी जान दे देता है। मतलब कि दोस्तों, जिसे हमने उस वाटरफॉल से कूदते हुए देखा था वो वेनु नहीं है बल्कि एबी होता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि एबी और वेनु का ब्लड ग्रुप सेम ही होने की वजह से पुलिस एबी की डेड बॉडी को वेनु की ही डेड बॉडी मान लेती है। और बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से लाश की हालत तो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। और ये लाश किसकी है ये सिर्फ ब्लड ग्रुप की वजह से ही पता लगा जा सकता था। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट में हम ऑफिसर डेविड को उन लोगों से कहता हुआ देखते हैं। डेविड उन लोगों से कहता है कि अब एबी तो क्रिस्टोफर का सारा पैसा लेकर भाग गया था और उसने वेनु को फंसाने के लिए नकली नोट वेनु के ऑफिस में रखे थे। इसलिए अब क्रिस्टोफर अपने पैसे वापस लेने के लिए तुम लोगों को जैसे तैसे करके ढूंढ ही लेगा। इसलिए अब तुम्हारे पास इन सब से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम लोग जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो और तुम लोग किसी भी तरह से 1,75,00,000 रुपए का इंतजाम करके यहाँ पर रख दो। मैं उन पैसों को अनक्लेम मनी के नाम पर यहाँ पर जमा कर दूंगा और उसके बाद पुलिस से भी तुम लोगों को कोई भी खतरा नहीं होगा। बाकी क्रिस्टोफर और बाकी की दुनिया के लिए तो तुम लोग मर ही चुके हो, इसलिए तुम लोगों को कोई भी नहीं ढूंढेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वेनु उन सारे पैसों का जैसे तैसे करके इंतजाम करता है और वो सारे पैसे डेविड को देकर वो अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है। अब ये चारों दोस्त अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी शान के दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि ऑफिसर डेविड को हम जानते ही कितना है, वो तो उन्हें हाल ही में क्रिसमस की रात को ही मिला था। इतनी जल्दी हम कैसे मान ले कि वो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है? क्या वो सच में एक पुलिस ऑफिसर है? और दोस्तों, यहाँ पर आता है इस कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों, कहानी के स्टार्टिंग में डेविड अपने आप को जो आईपीएस ऑफिसर बता रहा था, तो वो डेविड और कोई नहीं बल्कि डॉन क्रिस्टोफर होता है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई ऑफिसर नहीं होता, उसी के 1,75,00,000 रुपए एबी ने चुराए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल दोस्तों एबी क्रिस्टोफर के साथ मिलकर ही काम किया करता था और उसने क्रिस्टोफर के वो सारे पैसे चुराए थे और वेनु को फंसाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर उस विक्टर पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करें तो वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है जो क्रिस्टोफर के साथ मिला हुआ था। और वो जो चार्ली होता है वो क्रिस्टोफर का राइट हैंड होता है, जो कि क्रिस्टोफर के पैसे वापस लाने के लिए वेनु और उसके दोस्तों का पीछा कर रहा था। मतलब कि अब यहाँ पर क्रिस्टोफर ने किसी तरह से अपने सारे पैसे वेनु और उसके दोस्तों से वापस ले लिए थे और एबी ने नकली पैसे वेनु के ऑफिस में रखकर उसने असली पैसे कहां पर रखे थे ये किसी को भी अब तक पता नहीं चला था, जिसकी वजह से वेनु और उसके दोस्तों को बेवजह ही उतने सारे पैसे क्रिस्टोफर को देने पड़ते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।